यस, वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बेच 2021 की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स आज एंड गेम होगा पार्ट 6। और मैं आपको बता दूं रे ऑप्टिक्स कितना बड़ा चैप्टर है। अगर आपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर में कितना स्टडी मटेरियल है। तो आज इसका 6th पार्ट है। आज ये एंड गेम होगा, फिनिश होगा, खत्म होगा। और मैं आपको बता दूं जो बच्चे रे ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर को 1 या 2 क्लास में फिनिश होने की बात करते हैं उसे कहते हैं हवा में उड़ाना। और उसको हवा में उड़ा के वही बच्चा उड़ा सकता है जो एग्जाम के 5 दिन पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ता है। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता और अगर मैंने 2 क्लास में रे ऑप्टिक्स खत्म कर दिया तो भाई साहब राफेल बन जाएगा, हवा भी नहीं लगेगी। ये आरएसआर की क्लास है और अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो 0 लेवल से डिस्कशन होगा, सारी चीजें आराम से डिस्कस होगी, बिल्कुल बेसिक से। और अगर आपको अभी से राफेल उड़ाना है तो आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रे ऑप्टिक्स की, अगर आपने पीछे के 5 पार्ट मिस किए हैं तो उनको जरूर से देखिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। सर एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए वो नोट्स ही काम में आएंगे, क्योंकि उसी से आप अपना शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो बेटा एग्जाम टाइम में बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये हमारी टीम आरएसआर जो लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, करती रहेगी आगे भी। अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इस प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, क्योंकि अनअकैडमी पे हमने टॉप आपका जो 3000 सीरीज है वो स्टार्ट कर दिया है और आज उसकी 3 क्लास हो गई है, ठीक है। यानी 1 to 75 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। कोई भी बच्चा इस सीरीज को मिस मत करिए, क्योंकि बाद में तुम कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करिए, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, उसके बाद में आप 1 मंथ या 3 मंथ नहीं या तो 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट करें और उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं आरएसआर लाइव। इस पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे देन आपको 10% डिस्काउंट होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट भी इसी प्राइस रेंज में आप देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। मेरे 2 ऑलरेडी प्लस के कोर्स चल रहे हैं, एक 11th क्लास का, एक 12th क्लास का, ठीक है। अगर आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो पीडीएफ्स है वो और जो क्लास अपडेट है वो आपको मिलेगा। टीम आरएसआर हमारा टेलीग्राम चैनल, लगभग 22,000 बच्चों ने इसको ज्वाइन करके रखा हुआ है। क्लास को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फटाफट से, फुल ऑन फायर के साथ में। ये अनअकैडमी की स्पेशल क्लास है, आज इसका 3रा पार्ट हो गया है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जरूर से उसको फॉलो कर लेना। और आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आपका जो दृष्टि दोष है, जो आंखों में होने वाला दोष है उसकी बात करेंगे। मैं यहाँ पे जो आपका आई यानी ह्यूमन आई, जो मानव आंख का जो टॉपिक है वो डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि वो बायोलॉजी का टॉपिक है। अपने यहाँ पे एग्जाम में कोई सवाल नहीं बनता है, अपने एग्जाम में सवाल बनता है उसके दोष से, डिफेक्ट से, और उसी से मैं चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यानी मानव जो आंख है उसमें होने वाले जो दोष है वो क्या क्या होंगे। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी। इसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी आज हमारा रे ऑप्टिक्स फिनिश हो जाएगा। तो एक बार जो मेरी आर्मी क्लास में पहुंच चुकी है कमेंट सेक्शन में जॉइन लिख दें, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दें। और अगर क्लास को शेयर नहीं किया है आपको लगता है कि हम सर को दिल से सपोर्ट करते हैं, अगर आपको यकीन है हमारी मेहनत पे, एक शेयर जरूर करिएगा क्लास का। फिर मैं स्टार्ट करता हूं बच्चे। यस सर, चलो स्टार्ट करें। ओके चलो, सबसे पहले मैं बताऊं आपको ये जो ह्यूमन आई डिफेक्ट जो है उनकी बात करते हैं। तो कुछ चीज एक बार इसमें फील कर लो, फिर मैं आगे आपको कॉन्सेप्ट पे लेके जाता हूं। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उधर से कुछ रेज आ रही है, ये आपका जो नॉर्मल आई है उसका लेंस है, इधर से रेज को फोकस किया गया है, और ये आपका रेटिना है। और रेटिना का जो पीत बिंदु होता है वहां पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है जिसको हम देख पाते हैं। तो इसमें जो दोष है, जो आई डिफेक्ट है वो क्या है, जो दोष है वो क्या है। कई बार इमेज है वो यहां से यहीं पे बन जाएगा, यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, या कई बार यहां पे चला जाएगा, ठीक है। यानी कई बार जो आपका रेटिना है उसके पीछे चला जाएगा इमेज, कई बार रेटिना के आगे आ जाएगा।
तो ये जो आई डिफेक्ट है, जो दोष है, इनको दूर करने के लिए कई बार हम उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे, कई बार हम अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे। वो सारी कंडीशंस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे पहले अगर मैं पहले सवाल की बात करूं, पहला सवाल आपका जो आई डिफेक्ट का है वो क्या है, उसको डिस्कस करें, उसको डील करें। तो देखिए आई डिफेक्ट में यानी जो दोष है उसमें सबसे पहला हमारा आई डिफेक्ट है वो है आपका निकट दृष्टि दोष। जो टाइटल है, जो डिफेक्ट का जो टाइटल है, जो दोष का टाइटल है, उसको समझ लो, उसका फिर निचोड़ निकाल लेते हैं, उससे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, और वो है आपका निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दोष। नाम से पता चलता है निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु का दोष, बिल्कुल नहीं। यह जस्ट इनवर्स वर्क करेगा, जस्ट उल्टा काम करेगा। अगर ये निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जो पास में रखी हुई वस्तु है उसका इमेज स्पष्ट बनता है, क्लियर बनता है। तो फिर सर वस्तु दिखाई कौन सी नहीं देती, जो दूर की वस्तु है। जो आपका आई डिफेक्ट है, दोष अगर आपका निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, तो हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जो हमारे से बहुत ज्यादा दूर है वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, यही है हमारा निकट दृष्टि दोष। ये तो हो गया इसका टाइटल का जो ऑपरेशन है वो। अब इसको फील करें डायग्राम से। इसमें जो इमेज होता है वो कहां बनता है, नोट करना है इस बात को मेरे को। इमेज है वो रेटिना के पहले बन जाता। मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ पे क्या बताया था कि इमेज या तो रेटिना से पहले बनेगा या रेटिना के पीछे बनेगा। तो उसमें सबसे पहला हमारा जो डिफेक्ट आया मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, उसमें हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो इमेज है ये आपका इधर रेटिना था और इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बन गया है। ये इधर आपका रेटिना है और इमेज रेटिना से पहले ही बन गया, मतलब इमेज रेटिना के पहले बन गया। ये आपका आई डिफेक्ट है यानी आंख में दोष है। इस दोष को दूर करना है, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि सवाल क्या बनेगा, आई डिफेक्ट देगा और उसका उपचार पूछेगा, उसका निवारण पूछेगा कि उस दोष को दूर कैसे किया जाए। तो आप मुझे खुद बताओ, ये मत सोचो कि इधर कॉनकेव आपका लेंस दिया हुआ है, उसको छोड़ो। आप मुझे बताओ कि ये जो इमेज रेटिना से पहले बन रहा है, अगर इस रे को अगर मुझे रेटिना पे फोकस करना हो, अगर मुझे रेटिना पे फोकस करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर एक ऐसे लेंस का प्रयोग कर दूंगा जो इन रेज को फैला दे, बिखेर दे, ताकि वो फैली हुई रेज है वो थोड़ा आगे जाके मिले। जो रेज इधर मिल रही है वो रेज थोड़ा आगे जाके मिले ताकि इमेज रेटिना पे बन जाए। तो किरणों को फैलाने के लिए, बिखेरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो होता है आपका कौन सा लेंस बेटा, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। इस कॉनकेव लेंस का जैसे ही हमने प्रयोग किया, कॉनकेव लेंस का जैसे ही हमने प्रयोग किया, ये जो रेज पहले इधर जाके मिल रही थी, अब इस लेंस से फैलने के बाद में यहाँ पे जाके मिल रही है, जो कि हमारा रेटिना है, जहाँ पे हमें स्पष्ट इमेज बनेगा, स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से जो हमारी आंखों में दोष था उसको हटा दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। दूर बिंदु या निकट बिंदु को लेकर कोई सवाल आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो मैं इस पॉइंट पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर इस पर डिस्कस करेंगे तो और आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, जो हमारे लिए टोटली यूजलेस है। हमारे को जो आई डिफेक्ट है वो क्या है और उसके बाद में उसका उपचार क्या है, ये बात आपको देखनी है। कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन इसके इंटरेस्टिंग फैक्टर जो हैं उनको जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो दोष होता है, इसका एक सवाल और होता है कि मायोपिया जो आई डिफेक्ट है, जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है। इसमें जो लेंस है उसका जो रेडियस है, जो वक्रता त्रिज्या है या जो फोकल लेंथ है, क्योंकि सीधी सी बात है यार, अगर आर में चेंज होता है तो वही सीधी सी बात है एफ में भी चेंज होगा। यानी वक्रता त्रिज्या कम हो रही है तो फोकस दूरी भी कम होगी। और आपको पता है अगर वक्रता त्रिज्या और अगर फोकस दूरी कम हो रही है तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनका रिलेशन क्या है, क्योंकि वो आप पढ़ चुके हैं। हम आज रे ऑप्टिक्स को एंड करने जा रहे हैं, तो अभी मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि इनका क्या रिलेशन है इसके साथ में, क्योंकि वो सारी चीजें हम पीछे की क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये मायोपिया आई डिफेक्ट है, निकट दृष्टि दोष है, तो जो भी लेंस होता है हमारी आंख का, उसका रेडियस और फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना के पहले ही बन जाता है, वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे। तो दूरी और वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी कम हो जाती है, क्षमता पावर बढ़ जाती है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है, लेंस और जो रेटिना है उसके बीच की दूरी भी, डिस्टेंस है, वो भी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन इसका डिस्टेंस का सवाल नहीं बनता है, सवाल इनका बनेगा। ये जो सवाल है इसको याद रखें आप, ये पॉइंट याद रखें, और उसके बाद में इसका उपचार क्या है, इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, और वो है आपका अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का यूज करके हम इस जो डिफेक्ट है इसको दूर कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, पहला जो दोष है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस दोष को दूर करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया, आई डिफेक्ट कैसे होता है ये बता दिया, इसका जो टाइटल है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो मेरे हिसाब से पहला जो हमारा आई डिफेक्ट है वो सभी बच्चों का क्लियर है। एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दें या क्लियर लिख दें, मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट से, दूसरा आई डिफेक्ट अपन क्लियर करते हैं। क्लियर है सर, चलो जी। अब आता है आपका दूसरा दोष, नंबर 2 पे जो आपका आई डिफेक्ट है वो क्या है, वो है आपका दूरदृष्टि दोष। यानी दूरदृष्टि दोष की अगर अपन बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। मैंने क्या कहा, मैंने बेटा अक्सर आपको ये बात बोली है कि यार फिजिक्स में जो भी चीज़ आप पढ़ो ना, और जहाँ पे कंपेरिजन पॉसिबल हो, जहाँ पे तुलना पॉसिबल हो, वहाँ पे तुम कंपेरिजन ज़रूर से करना, क्योंकि कंपेरिजन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्लियर करने के लिए, याद रखने के लिए, क्योंकि उससे खिचड़ी नहीं बनती है। आपने अभी मायोपिया पढ़ा, अब अपन हाइपरमेट्रोपिया पढ़ रहे हैं। मायोपिया था निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती। अब ये हाइपरमेट्रोपिया आ गया, दूर दृष्टि दोष आ गया, तो इसमें दूर की दिखती है, निकट की नहीं दिखती, पास की वस्तु नहीं दिखती। ये कंपेरिजन टाइटल से करना है आपको, ठीक है। तो देखो हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये बात होती है इसके टाइटल से, जो अपने को समझना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स की, तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें इमेज रेटिना के पहले बन जाता है, ये मान लो कि निकट बन जाता है। ये दूर दृष्टि दोष है तो इसमें इमेज रेटिना के पीछे बनता है। तो जरा एक बार आई डिफेक्ट देखिए, ये कोई रेज आती है, ये अपना जो लेंस है आंखों का, और ये रेज को इधर फोकस कर रहा है। आपका रेटिना तो इधर कहीं पे रह गया, इमेज इधर बन रहा है यानी रेटिना के पीछे, तो आंख में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, दोष आ गया, आई डिफेक्ट है, और वो भी हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है। आप खुद सोच के बताओ मुझे, इसको रटो मत कि इसका उपचार क्या करेंगे, क्योंकि सवाल तो वही आना है, इसका उपचार क्या है, इसको कैसे हटाएंगे, दोष को कम कैसे करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे। तो आपने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, लेकिन आप मुझे खुद बताओ, ये जो रेज पीछे जाके फोकस हो रही है, अगर इन रेज को अपन यहां पे फोकस करना चाहें, किरणों को पहले फोकस करना चाहें, तो हमें यहां पे कौन सा लेंस यूज कर लेना चाहिए, यानी जो अपने चश्मा लगाया है वो कौन से लेंस का लगाना चाहिए, उत्तल लेंस का, यानी कॉन्वेक्स लेंस का, ताकि वो रेज को फोकस कर सके कहां पर, रेटिना पे। आप देखिए हमने ये लेंस प्रयोग किया कॉन्वेक्स लेंस, और जैसे ही हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया, जो इमेज है वो रेटिना पे बन गया। यानी एक चीज क्लियर हो गई कि जो आपका हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष है, इसके उपचार के लिए कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है, शाबाश। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहां पे जब अपन मायोपिया पढ़ रहे थे, निकट दृष्टि दोष पढ़ रहे थे, तो वो क्या कह रहा था कि आर भी डिक्रीज करता है, एफ भी डिक्रीज करता है, लेकिन पावर बढ़ता है। ये मायोपिया के लिए था, ठीक है। और अब अपन बात कर रहे हैं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगर अपन बात करें हाइपरमेट्रोपिया के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या कह रहा है कि रेडियस भी और फोकल लेंथ भी दोनों बढ़ती है, यानी आर भी बढ़ेगा और एफ भी बढ़ेगा, तो पावर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए मैं अक्सर आपको कहता हूं कि बच्चा कंपैरिजन करो,
अपने कॉन्सेप्ट को कंपेयर करो। इजी वे में अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, उनको तैयार करने हैं तो। और वो कहते हैं कि दुनिया कॉन्सेप्ट के पीछे ही चलेगी फिजिक्स में, तो क्योंकि रट्टा मारने वाले बच्चों ने ना पहले कभी पेपर क्लियर किया है ना कभी कर पाएंगे, क्योंकि गुरुजी ये फिजिक्स है, सोशल साइंस नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रेडियस और फोकल लेंथ दोनों इंक्रीज होंगे, देन पावर डिक्रीज कर जाएगा, पावर आपका घट जाएगा। अगर अपन इस बात की दूरी वाली बात करें तो मैं इसको पहले भी नेगलेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं, यहां पर भी आप कर सकते हैं कि ये दूरी बढ़ जाती है घट जाती है, इसका कोई सवाल आपको एग्जाम में ना आया था ना कभी आएगा। अच्छा, तो पहली बात तो ये जो मैंने ऊपर बताई है ये कंपैरिजन से याद रखेगी मेरी आर्मी। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं वो क्या है, वो है इसका उपचार, वो है इसका निवारण, जो मैं आपको पहले ऑलरेडी याद करवा चुका हूं, यानी कॉन्वेक्स लेंस से। तो मेरे दो सवाल आपसे हैं, मेरे दो सवाल आपसे, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मेरा पहला सवाल आपसे है वो ये है कि अगर मैं मायोपिया दोष की बात करूं तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका बेटा, कॉनकेव लेंस का। इसमें जो आपका रेडियस है और जो पावर है वो दोनों बढ़ जाती है, और सॉरी रेडियस और जो आपका फोकल लेंथ तो बढ़ जाता है, पावर घट जाता है। अगर मैं बात करूं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे, पावर सॉरी रेडियस और आपका फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा तो पावर इंक्रीज कर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा जो अब तक मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन आप इधर समझ सकते हैं, उस रिवीजन को इधर शॉर्ट में समझ सकते हैं। ये मेन मुद्दे वाली बात यही है जिस पे हम बात कर रहे थे अभी। ठीक है जी, यस। आगे चले, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट आपका तीसरा जो लेंस है वो आपका सॉरी जो दोष है वो है आपका आई डिफेक्ट है, वो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष एक ऐसा दोष जिसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है। मतलब ये कह सकते हैं कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का खिचड़ी बना दो तो आपका ये दोष आ जाएगा, जरा दृष्टि दोष। यानी ये दोष जरा नहीं है, यानी थोड़ा थोड़ा नहीं है, ये दोष ज्यादा है, जिसमें मायोपिया भी आ गया, हाइपरमेट्रोपिया भी आ गया, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, गलत कर दिया, क्या गलत हो गया बेटा, यस, क्या गड़बड़ हुआ, गलत बोल दिया सर, क्या बेटा जरा कमेंट में बताओ, रॉन्ग हो गया, क्या गलत हुआ, ऊपर जो लिखा ये गलत हो गया। मायोपिया में देखो बेटा, मायोपिया में क्या होता है, रेडियस और फोकल लेंथ डिक्रीज करता है, पावर बढ़ता है, सही लिखा है। और हाइपरमेट्रोपिया में रेडियस और फोकल लेंथ इंक्रीज करता है तो पावर घटता है। अच्छा, जो ब्लैक स्लाइड में बताया है, ब्लैक स्लाइड तो बेटा गायब हो जाता है, ब्लैक स्लाइड केवल समझाने के लिए आता है और उसको हटाते गायब हो जाता है। अगर मैंने इसमें कुछ उल्टा बोल दिया है तो उसको यहां से करेक्ट कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि मैंने उसमें उल्टा लिख दिया था इसका, है ना, हाँ, ब्लैक स्लाइड केवल समझाने के लिए लेते हैं, जैसे उसको हटाते हैं वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। ब्लैक स्लाइड आपकी कभी भी पीडीएफ में सेव नहीं होता है, जो हम अलग से लेते हैं वो, जैसे मुकेश सर ब्लैक स्लाइड लेके आते हैं वो तो सेव रहता है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए अगर अपन कोई नई स्लाइड बीच में लगाते हैं इधर से, तो वो स्लाइड मैं इधर कुछ भी लिख रहा हूं ना, अब ये स्लाइड मैंने हटाया, वो स्लाइड गायब हो गया, वो स्लाइड इधर नहीं होता है, देख रहे होंगे आप। ठीक है, ऐसे तो अगर उसमें कुछ मैंने इसको उल्टा लिख दिया तो उसको करेक्ट कर लेना, कोई बात नहीं है। अब आता है आपका जरा दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का मिक्सचर, उसका हलवा, यानी ना तो निकट की वस्तु दिखेगी ना ही दूर की वस्तु दिखेगी। ये बात आपको समझनी है। यानी इस अगर डिफेक्ट से, आई डिफेक्ट अगर किसी व्यक्ति को है, अगर वो इस दोष से पीड़ित है, तो ना तो उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी और ना ही उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी। मतलब यह है कि ये तो वही बात होगी कि बुढ़ापे वाली बात आ गई कि बुढ़ापे में ना तो निकट की दिखती है ना दूर की दिखती है। ये है आपका जो आई डिफेक्ट है, जरा दृष्टि दोष, और ये तो मैक्सिमम पाया ही जाता है। ठीक है, ये दोष तो मैक्सिमम पाया ही जाता है, क्योंकि बुढ़ापा तो आना ही है और ये दोष भी आना है। एक्चुअल में होता क्या है कि बुढ़ापे में जो अपनी आंखों की समंजन क्षमता, अपन कहते ना कि दादाजी को अपने साथ दौड़ने के लिए आप बोलोगे तो वो क्या अपने साथ दौड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनका जो रेस्पॉन्ड है बॉडी का वो स्लो हो जाता है। मतलब बॉडी का जो रेस्पॉन्ड करने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, तो अपने साथ दौड़ नहीं सकते। सेम प्रोसेस बॉडी के सारे पार्ट्स करते हैं। तो आंखों का जो समंजन समायोजन है,
फोकस करने का, इमेज बनाने का, वो भी बहुत स्लो हो जाता है। उसे समंजन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? समंजन क्षमता, समायोजन क्षमता। और ये जो समायोजन क्षमता है, ये समायोजन क्षमता कम होने की वजह से हम ना तो पास की वस्तु ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं और ये दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इस दोष के बारे में ज्यादा कोई कहानी नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस थ्योरी से, लेकिन इस दोष से जो मतलब है वो इस पॉइंट से है। और इस पॉइंट को आप अपने को दिल दिमाग में नोट करो, क्योंकि 1000 सवालों में से एक सवाल इनसे ही मिलेगा। केवल डायरेक्ट पूछेगा कि जरा दृष्टि दोष अगर है तो उसका उपचार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? द्विफोक्सी लेंस, ये कह सकते हैं बायोफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे और जरा दृष्टि दोष को हटा दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। क्योंकि निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए, दूर दृष्टि दोष को हटाने के लिए, निकट वाले को हटाने के लिए कॉनकेव लेंस लिया, दूर को हटाने के लिए कॉन्वेक्स लिया। तो यहाँ पे हमने दोनों को मिला के बायोफोकल लेंस लगा दिए, यानी आपका बायोफोकल लेंस लगा के, द्विफोक्सी लेंस लगा के हमने इस समस्या को दूर कर दिया, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है जी, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका चौथा दोष क्या है। नंबर 4 आपका जो आई डिफेक्ट है वो क्या है? चौथा जो दोष है वो क्या है? दृष्टि वैषम्य दोष। इस दोष को समझाने के लिए मैं ब्लैक स्लाइड लेता हूं एक बार और हल्का से एक डायग्राम बना के आपको बताता हूं वो क्या है, जरा समझिएगा बेटा। इस दोष में क्या होता है कि अगर इस तरीके से कोई लाइनें हो, ऐसे कोई लाइन हो, ठीक है, और अगर इन लाइनों को उसको देखने के लिए बोला जाए कि भाई ये लाइन क्या है, तो वो क्या कर पाता है? वो इनको देख ही नहीं पाता है। वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन आपको दिख रही है, जैसे रेड वाली आपका हॉरिजॉन्टल आ गई, व्हाइट वाली आपका वर्टिकल आ गई, इस तरीके से वो इनमें देख ही नहीं पाता है, इनमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोष है वो दोष है आपका दृष्टि वैषम्य, जो दोष है वो आपकी आंखों में है। मतलब इस दोष में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो लाइनें होती है उनमें वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की जो आंख है वो ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को एक साथ नहीं देख पाती है, उनमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाती है। और इसी दोष के कारण कॉर्निया का पूर्णतः गोल नहीं होना माना जाता है। जो कॉर्निया है, अपनी आंखों में जो कॉर्निया है, वो अगर टोटली इस मतलब गोलाकार आकृति में नहीं है तो ये दोष वहां पर देखने को मिलेगा। अब ये जो दोष है भैया, ये दोष तो जन्मजात भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कॉर्निया अगर गोल नहीं है तो भाई उसमें ये दोष पाया जाएगा, क्योंकि वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता है। तो अगर कॉर्निया पूर्णतः गोल नहीं है, कोई पूछे कि इस दोष का रीजन क्या है, तो हम कहेंगे कॉर्निया का गोल नहीं होना। अगर कॉर्निया गोल नहीं है तो ये दोष उसमें पाया जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पे देखिए, ये तो हो गया आपका इसका रीजन। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका उपचार, इसका निवारण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार प्रैक्टिस करवा रहा था तो एक सवाल था, सर बेलनाकार लेंस और टॉरिक लेंस, बेलनाकार लेंस और टॉरिक लेंस दोनों ऑप्शन थे उसमें, सिलेंड्रिकल लेंस। तो मैं आपको बताऊं बेटा, देखो मैक्सिमम जो टॉरिक लेंस है वो काफी कॉस्टली होता है, महंगा होता है, और उसको मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड किया जाता है इस दोष को हटाने के लिए। जो सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं इन्हीं को दी जाती है, उसके बाद में आपके टॉरिक लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका अगर दृष्टि वैषम्य दोष अगर आपकी आंखों में है तो इसके उपचार के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करेंगे। सिलेंड्रिकल लेंसों का प्रयोग करके इस दोष को दूर किया जाता है, ठीक है जी। क्लियर है बेटा? यहां से क्लियर है? यहां से सिलेंड्रिकल लेंस, हाँ बिल्कुल। एक बार कमेंट में यस सर लिख दीजिए, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं फटाफट से, क्योंकि मैंने एक ही बात बोली है बेटा, अगर आप क्लास में आए हैं, क्लास में टिकेंगे, क्लास में कुछ सीखेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आपका पेपर क्लियर होगा। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए अपना पेपर क्लियर कर सकता है। आपके पास अभी टाइम है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो आप अपना पेपर भी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है जी। अब अपन आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे, यानी जो उपकरण है उनकी बात कर लेते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। और उसमें सबसे पहले है आपका माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप क्या है? छोटी वस्तुओं को
जो इमेज है उनका बड़ा इमेज बना देता है और हम उसको स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, जो आपका स्पष्ट इमेज है उसको देखने के लिए ही माइक्रोस्कोप का यानी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। यह बात आपको नोट करनी है। अब माइक्रोस्कोप का क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को डिवाइड करूंगा सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। सिंपल माइक्रोस्कोप होता है साधारण, है ना, माइक्रोस्कोप जो ड्राइंग वगैरह लेते हैं ना अपन 50-60 रुपए का 100 रुपए का, उस ड्राइंग में एक छोटा सा लेंस नहीं आता है ना, ऐसे स्टैंड होता है, उसको पकड़ के ऐसे देखते हैं, है ना, वही लेंस, वो सिंपल माइक्रोस्कोप है आपका। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आपने अगर बायोलॉजी तो आपका सब्जेक्ट रहा नहीं होगा, जो बायोलॉजी वाले बच्चे लैब में प्रैक्टिकल करते हैं ना, ठीक है, देखने को मिल जाए वही बहुत है, प्रैक्टिकल तो दूर की बात है। ठीक है, तो मतलब सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, इस उपकरण का प्रयोग करके जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, जो बहुत ही छोटी वस्तुएं हैं, उनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उनकी आवर्धन क्षमता बढ़ा के, छोटी वस्तु को बढ़ा करके उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन पहली बात मैं आपको बताऊं, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसका प्रैक्टिकल भी आपने किया होगा, अगर आपके पास है तो धूप में जाके कर लेना, कागज रखना, उस लेंस को कुछ देर के लिए फोकस को, उस लेंस पे जो लाइट आ रही है उसको फोकस करके देखना कागज पे, लगभग 2-3 मिनट में कागज जल जाएगा, आग लग जाएगी। अगर माचिस नहीं हो तो आग लगाने का ये बढ़िया मेथड है कि नहीं है। हाँ, कहीं जंगल में जाओ तो लेंस जरूर लेके जाना, खाना वाना पकाने के लिए माचिस नहीं हो तो वो काम कर जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रकाश जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रात में खाना नहीं बन पाएगा, दिन में ही बना लेना, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है उसके बारे में बात करूं, उससे पहले मैं मैग्निफिकेशन पावर यानी आवर्धन क्षमता की बात करूंगा। मैग्निफिकेशन पावर की बात करूंगा, आवर्धन क्षमता की बात करूंगा। सर आवर्धन क्षमता का हमारे को कोई सवाल आ सकता है क्या? भाई देखो, फॉर्मूला जो डेफिनेशन का फॉर्मूला है वो तो आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इसके जो फॉर्मूले बनते हैं मैग्निफिकेशन पावर का सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, उससे न्यूमेरिकल आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार होना है। और उसको तैयार करने के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको थोड़ा समझना, फील करना, बाकी कोई जरूरत नहीं, रट्टा मारने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। समझना जरा ध्यान से, मैंने क्या लिखा है इधर, मैंने लिखा है प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दृष्टिकोण। मेरी बात को समझना पहले, बाकी कमेंट बाद में। पहली चीज, प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दृष्टिकोण, पहली चीज इमेज के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा। दूसरा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा निर्मित दृष्टिकोण। पहले तो मैं आपको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है ये क्लियर कर दूं। बेटा इसको कैपिटल डी से लिखा जाता है और ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है एक स्वस्थ आंख के लिए 25 सेंटीमीटर, ये याद रखना, न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा। पहली बात, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। अब ये समझ नहीं आ रहा ये दृष्टिकोण क्या है, आप मुझे बताना। मेरे पास ये मार्कर आप देख रहे होंगे, ये मार्कर है, इस मार्कर को आप देख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, आप डायरेक्ट देख रहे हैं बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के आप इसको डायरेक्ट देख रहे हैं। तो वो नीचे वाली लाइन पढ़ो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का, वस्तु के द्वारा अपनी आंखों पे बनाया गया इमेज, वस्तु का डायरेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहा हूं, ये मान लो मेरे लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है। अब मैं इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इसको देख रहा हूं, तो ये मेरी आंखों पे कितना एंगल बनाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में, प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दृष्टिकोण। जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया तो उसने आंखों पे कितना बड़ा इमेज बनाया, और विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के आपने इमेज बनाया वो कितना बना, तो उसका एंगल कितना बन गया। जैसे मैं कहूं बेटा ये वस्तु है, तो इस दूरी पे इस वस्तु के द्वारा बनाया गया ये कौन है, अल्फा मान लो, और अगर ये वस्तु इतनी बड़ी होती तो इसके द्वारा बनाया गया कौन, अगर इस बिंदु पे ले तो वो तो अल्फा ही है, लेकिन अगर अलग पॉइंट पे डिफाइन करें तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो एंगल बनाया जाता है और विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो एंगल बनाया जाता है उनको डिफाइन किया गया है, बाकी कोई नहीं है। एम बराबर मैं एक ही बात बोलूंगा, प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दृष्टिकोण बीटा और विदाउट किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बनाया गया एंगल जो है वो आपका अल्फा, एम बराबर बीटा बटा अल्फा। ये बात आपको याद में रखनी है। ऊपर वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में है, नीचे वाला विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में है। ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है, एम बराबर बीटा बटा अल्फा।
ठीक है, क्लियर है बेटा। यहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो मैं इसको कंपेयर ही कर दूं, अभी मैं बात कर ही रहा था, आपको बता ही रहा था। ये है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, जो अपने को ड्राइंग वगैरह में भी जो आप आता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, उसमें मिल जाता है। और ये आपका होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दे दिया जाए तो आप इसका प्रैक्टिकल कर दोगे। जो प्रैक्टिकल करना वो तो है नहीं, इसका प्रैक्टिकल कर दोगे, महंगा आता है, तो इसलिए आपको स्कूल वगैरह में अलाउ करते ही नहीं है, और करते हैं तो भी मतलब जान जोखिम में डाल के करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है और ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसमें कुछ ये जो आपके जो लेंस वगैरह हैं, देखो ऑब्जेक्ट लेंस है, यहाँ पे जो लेंस वगैरह है वो इधर लगाए जाएंगे। इनको व्यवस्थित करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इधर से होता है, और जो ये इसका बेस है, इधर इसका इमेज क्रिएट किया जाता है, इधर से अपन देखते हैं। यहाँ पे आपका जो लेंस है वो लगाया जाएगा आंखों के पास में, ये वस्तु की ओर दूसरा लेंस लगाया जाएगा इस तरीके से। तो मेरा मकसद केवल इस डायग्राम को बताना है कि ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, बस इतना सा। क्योंकि इसके बाद में आपके दिमाग में एक इमेज रहेगा, हमें मतलब है इसके मैं आपका मैग्निफिकेशन पावर से, यानी आवर्धन क्षमता से। और आवर्धन क्षमता क्या है वो सबसे पहले अगर अपने यहाँ पे बात करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन सा बेटा? सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। उसको अगर मैं कहूं कि वो तो केवल और केवल एक कॉन्वेक्स लेंस है, अभी डायग्राम बता ही रहा था, केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस है, वही आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होगा। उत्तल लेंस है, उसी को हम आपका सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। इसके आवर्धक लेंस या रीडिंग लेंस भी कहते हैं, आवर्धक लेंस या रीडिंग लेंस भी कहते हैं। CID देखी होगी, अक्सर वो करते रहते हैं उसको ऐसे पकड़ के, है ना, वो जो लेब में काम करता है सालों के, क्या नाम उसका, वही करता रहता है। तो वो इसको अक्सर उसको ऐसे करके देख रहा होता है, देखना कुछ भी नहीं है उसको, है ठीक है। तो ये आवर्धक लेंस और रीडिंग लेंस है, वो इसका प्रयोग बोला जा सकता है, उत्तल लेंस को ही नाम दिया जाता है। इससे कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब है इस फॉर्मूले से। यहाँ से हमें जो आपका मैग्निफिकेशन पावर है उसके बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। आवर्धन जब अधिकतम अंतिम प्रतिबिंब, फाइनल जो आपका इमेज है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये डी क्या है, मैंने क्या कहा था, ये कैपिटल डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कि 25 सेंटीमीटर और इनफाइनाइट अनंत पर बनता है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर और अनंत पे बनता है। तो आपका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो मैक्सिमा तो ये होगा 1+d/f, ये मैक्सिमा है, और m इनफाइनाइट पे d/f होता है, ये मिनिमा होता है। ये आपका md4 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे ये आ गया मैक्सिमा, md बराबर 1+d/f, और इनफाइनाइट की बात करेंगे m इनफाइनाइट तो d/f, ये मिनिमम आ जाएगा। मुझे ये दोनों फॉर्मूले याद चाहिए और कुछ भी नहीं। अगर कोई सवाल आता है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए ये और इनफाइनाइट के लिए न्यूमेरिकल आएगा, डायरेक्ट पूछेगा आपको, डायरेक्ट कैलकुलेशन, 2 स्टेप में आंसर आ जाएंगे अगर आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे चले अगले पॉइंट पे, यानी आवर्धन जब अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर होगा तो md बराबर 1+d/f होगा, और अगर इनफाइनाइट की बात करेंगे तो m इनफाइनाइट बराबर d/f होगा। एक बार दोनों फॉर्मूले अगर क्लियर है तो कमेंट में यस सर लिख दीजिए, अभी का अभी याद होना चाहिए। md बराबर 1+d/f, m इनफाइनाइट बराबर डायरेक्ट लेके d/f, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है। फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर, क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो आगे बात करते हैं। अब आता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैंने कहा था इसमें 2 लेंस होते हैं, एक लेंस जो ऑब्जेक्ट की ओर रखा होता है, एक लेंस जो आंखों की ओर रखा होता है। इधर अपनी आंखें बना देते हैं, और ये जो है आई के लिए है और ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए है। तो इसमें 2 लेंस होते हैं, जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया था आपको, ये डायग्राम, ये आपका डायग्राम, ये देखो, इसमें आंखों की ओर यहाँ से अपन इसको देखते हैं तो यहाँ पे एक लेंस लगा होगा यहाँ पे, और एक होगा ऑब्जेक्ट लेंस जो यहाँ पे रखा हुआ है। तो 2 लेंस होते हैं, ये बात आपको याद में रखनी है। ये दोनों लेंस, ये जो ऑब्जेक्ट की ओर रखा हुआ लेंस होता है, इसको फिल करना, शायद एग्जाम में सवाल आया था इस बार, लेकिन शायद टेलीस्कोप का आया था कि कौन सा लेंस बड़ा कौन सा छोटा होता है। नोट करना मेरी इस बात को, इस बार के एग्जाम में अभी शायद टेलीस्कोप था या कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, चेक करना एक बार इसको। लेकिन वो आकार पे बात कर रहे थे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ओर जो लेंस है वो छोटा होगा, द्वारक भी छोटा होगा, फोकल लेंथ भी कम होगा, रेडियस भी कम होगा, और आंखों की ओर जो रखा हुआ लेंस है
वो आपका द्वारक फोकल लेंथ सब बड़ा होगा। ये बड़ा लेंस है, ये छोटा लेंस आपका। तो अपने को यहाँ पे जो बोर्ड में आपको इसको डिराइव करना होता है, डेरिवेशन करना होता है, डायग्राम का भी नंबर होता है एग्जाम में 1 नंबर का, 3 नंबर का इसका थ्योरी और डेरिवेशन होती है, टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। उससे मतलब नहीं है, हमने एक सवाल तैयार कर लिया, ऑब्जेक्ट की ओर लेंस छोटा होगा और जो आपका आंखों की ओर रखा हुआ लेंस वो बड़ा होगा। जो फाइनल इमेज बनता है, अंतिम प्रतिबिंब बनता है, वो आपका आभासी बनेगा, किरणें वास्तव में इसमें नहीं मिलती है। ये प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है पहले वाला, जो इसके लिए इमेज है और इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज ये रहा, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए, और ये इसका इमेज है। अभी बात करूंगा मैं, जरा देखिए, गौर फरमाइए। जो सवाल बनेंगे उन सवालों को तैयार करते हैं। क्या क्या सवाल बनेंगे देखिए जरा। सबसे पहला, इसमें 2 अभिसारी लेंस होते हैं, मतलब दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है जो रेज को फोकस करते हैं, किरणों को इकट्ठा करते हैं। एक जो वस्तु की ओर रखा होता है अभिदर्शक, एक जो आंखों की ओर रखा होता है अभिनेत्र लेंस। यानी कंपाउंड जो आपका माइक्रोस्कोप है, इसमें 2 लेंस होते हैं, और 2 लेंस में एक आपका ऑब्जेक्ट की ओर और एक आपका आई की ओर यानी आंखों की ओर रखा हुआ होगा। दूसरा पॉइंट आपका, जहां से सवाल आपका एग्जाम में बना है और एग्जाम में आगे बन सकता है, पूछा जा सकता है, जो एफ नेत्र है, यानी जो आंखों की ओर रखा हुआ लेंस है उसका फोकल लेंथ भी ज्यादा है ऑब्जेक्ट वाले लेंस के कंपैरिजन में। मैं डायग्राम बता चुका हूं। ये आपका आंखों की ओर वाला लेंस है तो इसका फोकल लेंथ भी ज्यादा है, इसका रेडियस भी ज्यादा है, इसका अपर्चर यानी द्वारक भी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो जरा सवाल देखिए, एफ आई, ठीक है, और ये आपका एफ ऑब्जेक्ट है, तो ये आई वाला जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा होगा। अगर अपन डायमीटर की बात करें, व्यास की बात करें, तो साफ साफ दिख रहा है बड़ा कौन सा लेंस है यार, जो नेत्र की ओर रखा हुआ है, आई की ओर, आंखों की ओर रखा हुआ है। तो ये देखिए डायमीटर आई लेंस के लिए और डायमीटर ऑब्जेक्ट वाले लेंस के लिए, तो ये आपका दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए। जो आपका मध्यस्थ प्रतिबिंब है वो वास्तविक होता है और बड़ा होता है। मध्यस्थ प्रतिबिंब का मतलब समझ रहे हो, एक बार बताता हूं। मध्यस्थ प्रतिबिंब आपका कौन सा था, ये वाला, ये पहला ऑब्जेक्ट और इसका इमेज ये बन गया, ये ए बी, तो ये बी डेस ए डेस, ये इमेज इससे बड़ा और वास्तविक होता है, इससे ही मध्यस्थ इमेज बोल रहे हैं। यही आपका मध्यस्थ इमेज है, जो आपका जो बीच में बनने वाला इमेज है वो रियल होगा और साइज में भी बड़ा होगा उसके कंपैरिजन में। अब आता है इसका मेन फॉर्मूला, जो मैग्निफिकेशन पावर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ी थी, एम डी बराबर 1 + डी बटा एफ मैक्सिमा के लिए, और एम इनफाइनाइट के लिए डी बटा एफ पढ़ा था, एम इनफाइनाइट बराबर डी बटा एफ। उसके 2 फॉर्मूले थे। यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला है जो आपको याद में रखना है, मैग्निफिकेशन पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो है एम डी बराबर माइनस का वी नोट बटा यू नोट और कोष्टक में 1 + डी बटा एफ ई। कोई बच्चा पूछे कि सर ये ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट है, इस ओ का मतलब क्या है ऑब्जेक्ट है, और इस ई का मतलब क्या है आई यानी आंख। यानी जो ये फोकल लेंथ होगी वो आंख वाले लेंस की आएगी, ऑब्जेक्ट वाले लेंस की नहीं। और ये वीओ, ये वीओ क्या है, वी यानी दूरी किसकी, प्रतिबिंब की, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट वाले लेंस के लिए, प्रतिबिंब की दूरी ऑब्जेक्ट वाले लेंस के लिए ये दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है वी नोट, देखो ऊपर लिखा हुआ है। और ये यू नोट क्या है, वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट वाले लेंस से। तो जरा इसको देखो गौर से, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ वी नोट बटा यू नोट। ये डिराइव नहीं किया मैंने फॉर्मूला, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल एग्जाम में आएगा, डेरिवेशन आती है वहां पे, तो वहां पे डिराइव करना होता है, अपने को फॉर्मूला याद रखना है, माइनस का वी नोट बटा यू नोट कोष्टक में 1 + डी बटा एफ ई, ई फॉर आई, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकल लेंथ आपको काम में लेनी है। एक चीज और, जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी जो नली की लंबाई है, ट्यूब लेंथ जिसको बोलते हैं, न्यूमेरिकल बन सकता है, इसका बोर्ड में तो आ गया एक बार, और आपको हो सकता है आपके भी डायरेक्ट सवाल पूछ ले। वी नोट और यूई, वी नोट और यूई में बताता हूं आपको डायग्राम से, वी नोट और यूई समझना जरा, एक बार समझना जरा, वी नोट और यूई। बेटा ये जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है बेटा, वी नोट, और ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यूई। तो अगर मैं वी नोट और यूई को जोड़ देता हूं तो ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी है। इस लेंस ऑब्जेक्ट वाले लेंस और इस लेंस आंख वाले लेंस के बीच की जो टोटल दूरी है वही है आपका ट्यूब लेंथ, ट्यूब लंबाई, एल डी बराबर वी नोट और यूई।
वी नॉट और यू ई, ये बात आपको याद में रखनी है। एल डी बराबर वी नॉट प्लस का यू ई, ये बात आपको याद में रखनी है ट्यूब लेंथ के लिए और ये मैग्नीफिकेशन पावर के लिए। अब ये फॉर्मूला से रट्टा मार लें, हाँ बेटा इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, यस क्लियर है बेटा, आगे चलें, आगे बढ़े। हाँ इमेज, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसका मैग्नीफिकेशन पावर, जो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। बेटा कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर दो लेंसों को कॉम्बाइन करके रखा जाए तो उसका मैंने आपको एफ निकाल के बताया था, पी निकाल के बताया था और एम निकाल के बताया था। एफ को तो मैंने क्या बोला था, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। फिर मैंने इसको क्या लिख दिया था, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 और ये आगे की तरफ जा रहा था। मैग्नीफिकेशन पावर को क्या बोला था मैंने मैग्नीफिकेशन पावर को बोला था M बराबर, यहाँ पे मैंने ले लिया इसको M1, इसको मैंने ले लिया M2, इसको मैंने ले लिया M3, यानी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे कितने लेंस है, दो, एक लेंस है उसका O फॉर ऑब्जेक्ट और दूसरा लेंस क्या है ME फॉर आई। तो ये आपका टोटल मैग्नीफिकेशन पावर आ गया। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसी का यूज करके याद रख लो, आपको डायरेक्ट ही याद रह जाएगा। क्योंकि मैग्नीफिकेशन पावर निकालने का यही तरीका होता है अगर लेंसों को कॉम्बाइन करके लगाते हैं तो। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस लगे होते हैं तो इनका जो आपका मैग्नीफिकेशन पावर है वो इस प्रकार गुणा में आएगा। MO जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो ऑब्जेक्ट वाले लेंस के लिए है और ME जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो आपका जो आई है, जो आंख है उसके लिए, जो लेंस है उसके लिए है। दोनों फॉर्मूले क्लियर हो जाने चाहिए। क्लियर है बेटा, शाबाश। कुछ बच्चे कमेंट में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मुझे अफसोस है उन बच्चों का, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है। बच्चे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो या बच्चे पढ़ लो, नहीं बाद में कुछ नहीं है, ये कन्वर्सेशन यूँ ही चलता रहता है। क्योंकि एग्जाम देने 3 से 4 लाख बच्चे बैठते हैं, पेपर 10-12 हज़ार का ही क्लियर होता है, क्योंकि वो 10-12 हज़ार ही बच्चे उस लेवल पे तैयारी करते हैं। तो अगर आपको उसके लेवल पे कैलकुलेट करना है तो बेटा अपने टारगेट पे फोकस करो, अपना टाइम बर्बाद ना करो, नहीं सब आपको यही मिलेंगे। RSR तो फिर अगले बैच में यही मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या, ओवर एज हो जाओगे फिर। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी, ये है बेटा टेलीस्कोप। आपका टेलीस्कोप के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन बनता है उसको देखना है। टेलीस्कोप मतलब होता है बहुत दूर की वस्तु, सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, पास की वस्तु देखने के लिए काम में आता है। लेकिन ये जो टेलीस्कोप है वो दूर की वस्तु देखने के लिए काम में आता है, यानी दूरदर्शी कहते हैं इसको। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, जो सवाल एग्जाम में आया था इस बार अभी एयरफोर्स के एग्जाम में, वो शायद टेलीस्कोप से ही था और वो इनके आकार को लेकर था। इनका आकार होता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जस्ट उल्टा। कैसे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट वाला लेंस था वो छोटा था और जो आई वाला लेंस था वो बड़ा था। इसमें उल्टा है, जो आई वाला लेंस है वो छोटा है और जो ऑब्जेक्ट वाला लेंस है वो बड़ा है। सबसे बड़ा कंपैरिजन यही था, यही है, और इसी से आपको एग्जाम में सवाल पूछा गया है। इसका फोकल लेंथ, इसकी रेडियस, इसका अपर्चर आई वाले लेंस से बड़ा होगा, उसका जस्ट उल्टा। अब कंपैरिजन तो आपको करना पड़ेगा, या तो आपको रखना पड़ेगा। यह आकाशीय पिंडों को यानी दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है, ये बात आपको याद में रखनी है। ये सवाल आया था एग्जाम में। देखो अब इधर से लेंस, ये लेंस बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा लेंस बड़ा है तो इसका फोकल लेंथ भी बड़ा होगा, देख सकते हैं आप नीचे, फोकल लेंथ भी बड़ा होगा आई वाले लेंस से, और इसका डायमीटर जो व्यास है वो भी अभिदर्शक लेंस का बड़ा होगा आई वाले लेंस से, आई लेंस से, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है। तो ये ऑलरेडी डायग्राम से आपको याद रख लेना है। इसमें जो बीच में प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। बीच वाला इमेज पता है, ये वाला इमेज छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। लेकिन ये सवाल नहीं पूछा जाता है। अंतिम प्रतिबिंब, ये सवाल जरूर बन सकता है। किसी बुक में देखा था मैंने, कौन सी बुक थी मुझे याद नहीं है, उसमें ये सवाल दिया हुआ था टेलीस्कोप का जो फाइनल इमेज बनता है वो कैसा होता है। वो भी छोटा होगा, उल्टा होगा, लेकिन बेटा वर्चुअल होगा, आभासी होगा। छोटा होगा, उल्टा होगा, लेकिन आभासी होगा। ये बात आपको याद रखनी है, इसको नोट कर लेना बहुत अच्छा। अपने सवालों जो नोट्स बनाओगे ना, उन नोट्सों में इसको जरूर लिख लेना। जो टेलीस्कोप है उसका जो फाइनल इमेज है वो आपका छोटा होगा,
उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल होगा यानी आभासी होगा। बताओ क्लियर है बेटा? यस क्लियर है सर? थोड़ा सा स्लो। अरे भाई मैं तो स्लो ही चल रहा हूँ ठीक है। यस बताओ क्लियर है बेटा? एक सवाल आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब होमवर्क क्वेश्चन को देख के भी मुझे अफसोस होता है, मैथ्स वाले सर भी होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, मैं भी होमवर्क के लिए एक आधा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, लेकिन बच्चे जब व्यूज होते हैं 4 से 5,000, 4 से 5,000 और कमेंट कितने बच्चों के? 50 बच्चे तो मैंने ज्यादा बता दिए, 40 बच्चे, 30 बच्चे वहां पे अपना आंसर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन 30 बच्चों को प्रैक्टिस करनी होती है। सर प्रैक्टिस बेस्ट बुक कौन सी करे? मैं कहूं बेस्ट बुक का एक क्वेश्चन ये है तो तू प्रैक्टिस कर लेगा? नहीं, बेस्ट बुक बता दो सर उसी को प्रैक्टिस करूंगा। ये तो क्या है, इनका तो क्या, ये तो हमें आते ही है। ठीक है जी, तो बेटा प्रयास किया करो जो भी आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने जाओगे तो पता चलेगा कि कितना इफर्ट उसमें लगाना है। बहुत बेहतरीन सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्ट है इस सवाल में अप्लाई होने वाला है। क्लास जब सेव हो जाए तो क्लास सेव होने के बाद में अपना आंसर जरूर कमेंट करिएगा। बाकी फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी, अगर आप आंसर देते हैं या नहीं, आप पढ़ते हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सोल्व करेंगे तो भी ठीक है, सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम एजुकेटेड लोगों को क्या होने वाला बताओ है? हम तो अपना काम पूरा डेडिकेशन से कर रहे हैं। मेहनत करने वाला बच्चा पेपर निकालेगा, बाकी तो ये मस्ती करते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, कल को ओवरेज हो जाएंगे, फिर लास्ट चांस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस सवाल का आपको आंसर अभी कमेंट में करना है। ये आंख है, ह्यूमन आई, जो मैंने क्लास की शुरुआत में बताई थी वही डांस हो रहा है इधर। ये सवाल आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करना है। अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा अल्टरनेट करंट। अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा अल्टरनेट करंट बेटा। अगला चैप्टर है अल्टरनेट करंट आपका एसी। ठीक है, एसी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो सबसे टफ चैप्टर ना वही सबसे पहले लूंगा मैं आपका, क्योंकि एसी के नाम से बच्चा यूं डरते हैं कि पता नहीं वो क्या हो जाए फिर है। रे ऑप्टिक्स के नाम पे जो डर खत्म था ना, मतलब जो डर बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा हुआ था, वो मैंने खत्म कर दिया है 6 क्लास में। लेकिन कोई बच्चा सोचे यार 1 क्लास में खत्म कर दो गुरुजी, 1 क्लास में खत्म कर दो, 1-2 क्लास में खत्म हो जाए रे ऑप्टिक्स जैसा टॉपिक। अरे एटॉमिक फिजिक्स खत्म नहीं होगा 1 क्लास में, तो एटॉमिक फिजिक्स को पढ़ने के लिए कम से कम 2 क्लास ही है। तो बेटा किसी चीज को ढंग से पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। पीडीएफ प्रोवाइड करवाइए बेटा। फिजिक्स के नोट्स आपको खुद को बनाने पड़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट है उनके पीडीएफ से कोई बेनिफिट आपको नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ उनको आपको नोट्स में ऐड करना है, नोट्स लिखने अपने लेवल पे अपनी लैंग्वेज में। पीडीएफ से काम नहीं चलता है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का पीडीएफ आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, यस, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।